हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन। मैं शांतनु, आपका रीजनिंग मेंटर, फिर से आ चुका हूं आपके सामने एक और अमेजिंग सेशन लेकर। जैसा कि आपको पता होगा, इस समय दौर चल रहा है आरआरबी का। आरआरबी पीओ और क्लर्क की वैकेंसीज प्रॉपर आ चुकी हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, फॉर्म जल्दी से फिल करिए और हमारे साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस पूरी जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय कीजिए और अपनी एक सीट सिलेक्शन की पक्की कीजिए। जैसा कि आपको पता होगा कि आरआरबी पीओ और क्लर्क के रिगार्डिंग मैं और मैथ्स के जो हमारे सर हैं, हम लोग प्रॉपर आपके सामने सीरीज ला रहे हैं, क्योंकि प्रिलिमिनरी में आपके सामने आपको पता होगा मैथ्स और रीजनिंग ही मिलने वाली है, ठीक है ना। तो अगर रीजनिंग की बात करूं मैं, तो रीजनिंग में मैंने आपके सामने सबसे पहले क्या बताया था कि जब हम किसी चीज को अचीव करने जाते हैं, कहते हैं कि अगर शेर भी छलांग मारता है तो लंबी छलांग मारने के लिए एक कदम पीछे जाता है। तो हमने भी एक कदम पीछे अपने आप को लेके गए और पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करा था आरआरबी पीओ का। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आरआरबी क्लर्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसा आया था क्लर्क का। उस पिछली एक कदम पीछे जाने के बाद जब हम आगे छलांग लगाएंगे तो हमारी छलांग काफी पावरफुल होगी और डेफिनेटली हम क्या करेंगे, अपनी कह सकते हैं कि गोल को प्रॉपर अचीव करेंगे। तो बस इसको फिनिश करने के बाद मैं आपको एक्सपेक्टेड पेपर या मॉडल पेपर लेके आऊंगा, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स लेके आऊंगा। आपको लगता है कोई टॉपिक जिसमें आपको दिक्कत जा रही है, जरूर उसके बारे में आप कमेंट में मुझे बताइए। इसके बारे में प्रॉपर सेशन में आपको इसके लिए लेके आऊंगा और आपकी सिलेक्शन की एक सीट पक्की करने के लिए पूरी तैयारियों से जुट जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करूं मैं आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क 2022, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क की जो बात करेंगे 2022 का जो एग्जाम है, उसको करने से पहले मैं जरा प्रीवियस ईयर का पेपर देख लेता हूं कि क्या प्रीवियस ईयर का पेपर था और उस प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे क्वेश्चंस आए थे, जिसको लेके आपको यहाँ पे प्रॉपर सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे इस पूरी कहानी को। चलने से पहले लेकिन फिर से मैं बता दूं, अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जितना ज्यादा हो सके इस सेशन को शेयर कीजिए, लाइक करिए और जितना ज्यादा हो सके लोगों तक इन चीजों को पहुंचाइए, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मैग्नेट ब्रेन्स का जहां पे आपको हम पूरी की पूरी एजुकेशन फ्री दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं लेंगे और सिर्फ प्रीलिम्स नहीं पढ़ाएंगे, मेंस भी प्रॉपर आपको पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो कहीं कुछ जाना नहीं है, सिर्फ पढ़ना है और आपके सिलेक्शन की एक सीट पक्की करनी है। चलिए शुरू करते हैं सबसे शुरुआती पहले क्वेश्चन के साथ। देखो पहला क्वेश्चन जो जनरली पूछा गया था यहाँ पे क्लर्क के पेपर में, वो आपकी एक पजल आई थी, छोटी सी स्क्वायर टेबल वाली पजल थी, जिसके बारे में अगर आपने मेरे पजल के सेशंस को नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिएगा। प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मेरे पजल की पूरी सीरीज है जिसमें आपको हर तरह की पजल करने का कंसेप्ट मैंने समझाया भाई, ठीक है ना। चलिए जरा देखते हैं इसमें क्या बोला गया। 8 लोग हैं, इसको एक बार आप ट्राई कीजिए बनाने का, एक बार ट्राई कीजिए बनाने का, जरा बनाने की कोशिश करेंगे आप। जब आप बना लेंगे तो मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपको बताना। तो वीडियो को पॉज करिए, एक बार बनाने की कोशिश करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से बनाने की कोशिश करिए। भाई इससे तकरीबन 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और वो 5 नंबर आपके मिल सकते हैं। जरा बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जरा सा। 8 लोग हैं भाई जो कि एक स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं और इस तरह से बैठे हैं कि 4 लोग जो हैं वो कहाँ पे हैं, कॉर्नर पे हैं, और बचे हुए जो 4 लोग हैं वो कहाँ पे हैं, बीच में बैठे हैं, मिडिल ऑफ अ साइड है, ठीक है। क्या बोला गया, अब कॉर्नर की कहानी बात बोलेगी, द वन हु सिट एट द कॉर्नर आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब जो कॉर्नर वाले लोग हैं वो बाहर देख रहे हैं और जो बीच में बैठे हैं वो लोग कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं। गॉट इट। तो जरा देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसको मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर टेबल है, ठीक है, और उस स्क्वायर टेबल की बात करें कुछ ऐसा, ये देखिए एक स्क्वायर टेबल आपके सामने मैंने बना दिया जिसमें 8 लोग बैठे हैं भाई। 4 लोग कॉर्नर वाले बैठे हैं, 4 लोग बीच में बैठे हैं, ठीक है। कॉर्नर वाले लोग बाहर देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन है आपसे बोला गया, ठीक है। और बीच वाले लोग कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। और कभी भी अगर ऐसे कुछ लोग अंदर देखें कुछ लोग बाहर देखें वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा 2 केस लेके आप चलेंगे। 2 केस कौन से भाई, एक आपने जो बनाया है, दूसरा जो आप बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन आ चुका है, ये आपके सामने पूरा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, बन चुका है। अब जरा क्वेश्चन को शुरू करते हैं बनाने की। तो शुरुआत कहाँ से हो रही भाई, शुरुआत कहाँ से हो रही, यहाँ से हो रही है। अगर आप दो देखेंगे, नोटिस करेंगे तो यहाँ से शुरू हो रहा है कि जो डी है वो किसी एक कॉर्नर पे बैठा है किसी भी टेबल में, ठीक है। तो मैं काम करूंगा, दोनों ही जगह पे डी को मैं कॉर्नर पे बिठा देता हूँ। मान लिया डी को यहाँ बिठा दिया कॉर्नर पे, डी को हमने यहाँ कॉर्नर पे बिठा दिया, ठीक है। इस वाले में डी यहाँ बैठा तो इसमें भी डी को यहीं बिठा दो, कॉर्नर पे, कोने मतलब कॉर्नर पे बैठा दे यहाँ पे, है ना। फिर क्या बोला गया, 1 पर्सन बिटवीन डी एंड जी। अब 2 डायग्राम का रोल यहाँ बढ़ जाएगा भाई। डी और जी के बीच में अगर एक लोग हैं तो अगर डी यहाँ पे है तो एक छोड़ के जी यहाँ होने की पूरी उम्मीद है,
मैंने कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि एक छोड़ के जी इधर हो, तो उसको मैं यहाँ कर देता हूँ। तो डी के बाद एक छोड़ के जी यहाँ पे हो चुका है, क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्यू जो है वो जी के राइट थर्ड में। आपको बता दूं सबसे पहले कि आरआरबी क्लर्क का पेपर बहुत इजी आता है भाई, शायद इसीलिए कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। लोग 40 के 40 क्वेश्चन रीजनिंग में बनाते हैं। अब आप पेपर से अंदाजा लगा लो कितना आसान क्वेश्चन आया था। क्या बोला गया, क्यू जो है वो जी के राइट थर्ड में। ठीक है, अगर क्यू जी के राइट थर्ड में है और तुमको पता है जी बाहर दिख रहा, तो इसका राइट आपका राइट होगा इस साइड, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू। और अगर इसमें जी बाहर दिख रहा बाहर की तरफ, तो राइट ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो जी के राइट थर्ड पे क्यू आएगा, ऐसा क्वेश्चन ने बोला था, मैंने बना दिया। आगे देखो इसमें क्या बोला गया, 3 पर्सन्स बिटवीन क्यू एंड ई। भाई क्यू और ई के बीच में 3 लोग बैठे हैं, तो अगर क्यू यहाँ है तो एक छोड़ के ई यहाँ आ सकता है, और एक छोड़ के ई यहाँ भी आ सकता है। सिमिलरली अगर क्यू यहाँ है तो एक छोड़ के यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। डाउट बन रहा है भाई, तो एक काम करेंगे, अलग से बना लो। क्यू और ई के बीच में कितने लोग हैं, एक लोग हैं। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे उसके बाद क्या बोला गया इसमें, क्यू सिट थर्ड राइट ऑफ जी 3% बिटवीन क्यू एंड ई। अच्छा यहाँ पे 3% बोला गया क्यू और ई के बीच में, माफी चाहूंगा। क्यू और अच्छा ये जो लाइन थी, डी इज कॉर्नर ऑफ द टेबल वन ऑफ द पर्सन बिटवीन क्यू एंड जी, क्यू सिट थर्ड राइट ऑफ जी बोला गया ना। क्यू जो है वो जी के राइट थर्ड पे बोला गया। अच्छा क्यू यहाँ हो गया, और उसके बाद यहाँ पे बोला गया था 3%, माफी चाहूंगा, 3% बिटवीन क्यू एंड ई। अच्छा जरा सोचो, क्यू और ई के बीच में अगर 3 लोग बैठे हैं भाई, क्यू और ई के बीच में अगर 3 लोग बैठे हैं, तो क्यू यहाँ पे है तो 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली 1 2 3 छोड़ के ई यहाँ आएगा, तो ई की जगह तो भाई फिक्स हो जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे हो जाएगा, क्यू और ई आमने सामने हो जाएंगे। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं। इसमें डब्ल्यू जो है वो ई के राइट में सेकंड पे होने वाला है। बहुत ही आसानी से चीजें जुड़ती जा रही है। डब्ल्यू ई के राइट सेकंड पे, तो यहाँ डब्ल्यू हो जाएगा, ई अंदर देख रहा तो राइट ऊपर हो जाएगा। इसमें ई अंदर देख रहा तो राइट सेकंड पे डब्ल्यू यहाँ हो जाएगा। क्वेश्चन आपका बन चुका है। आगे देखो, W इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ D। भाई W D का पड़ोसी नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर, और इसी से हमारा एक डायग्राम कैंसिल हो गया। ये देखो W D का पड़ोसी हो गया कैंसिल, यहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली वाला। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया कि W जो है वो D का पड़ोसी ना होने के साथ साथ आगे क्या बोला गया, H वो K के राइट सेकंड पे बैठा है। भाई H जो है वो K के राइट सेकंड पे बैठेगा। जरा देखो ना, K के राइट सेकंड पे अगर H को बिठाएंगे तो कहाँ आ सकता है। अगर मैं K को यहाँ रखूंगा तो K के राइट सेकंड पे H यहीं तो आएगा। अगर K को यहाँ रखूंगा तो H इधर आ जाएगा, जो कि जगह ही नहीं बच रही। तो यहाँ पे सब कुछ हो चुका है। एक नाम जो बचा है वो उसको लिख लो आप यहाँ पे, DQGHKSEW। ठीक है, यहाँ पे S आ जाएगा। ठीक है, S ही बचा था शायद इसमें। ठीक है, अब जब आपने ये पूरा बना दिया, देखो क्वेश्चन आपका पूरा बन के आ चुका है, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लगी, आसानी से स्टूडेंट्स ने यहाँ पे बनाया था, और पिछली बार शायद इसीलिए रीजनिंग में सारे स्कोर आप लोगों ने यहाँ पे कवर करे थे। ठीक है ना, चलो आगे जरा नेक्स्ट देखो जरा। अब इसमें देखो फर्स्ट लाइन क्या बोलेगी। इसमें अगर फर्स्ट लाइन पूछूं मैं आपसे, तो फर्स्ट लाइन क्या बोलेगी भाई क्वेश्चन की। देखो क्वेश्चन कौन कौन से आए थे कि बताइए एस के राइट सेकंड पे कौन बैठा है। चेक कर लो भाई, एस के राइट सेकंड पे कौन बैठा है। तो जरा एस अगर यहाँ है और अंदर देख रहा, तो इसका राइट ये हो जाएगा, तो इसके राइट सेकंड पे कौन आएगा, ई आ जाएगा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा इसमें, ई आ जाएगा। देखो ऑप्शन में ई है, बिल्कुल है। एक बार अगर आपने डायग्राम सही बनाया तो आपका आंसर आना तय। ठीक है, ये हो गया हमारा डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जरा सा। 5 क्वेश्चन आए थे भाई, 5 क्वेश्चन आए थे इस क्वेश्चन में। देखो क्या बोला गया, डी के राइट में हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन डी एंड डब्ल्यू इफ द काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ डी। भाई डी के राइट से काउंट करो तो डी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग होंगे। तो डी का राइट ऑब्वियस सी बात है ये है, इधर से इधर देखो है, तो डी के राइट से काउंट करो तो डी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग आ रहे हैं भाई, 2 लोग आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में मत, आंसर इसका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 2। आगे जरा देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन कितने आसानी से आपके बन गए। जी के लेफ्ट सेकंड पे कौन बैठा है भाई, देखो जरा, जी के लेफ्ट सेकंड पे, अगर तुम बाहर देख रहे हो तो लेफ्ट नीचे आएगा, तो लेफ्ट सेकंड पे कौन आ जाएगा, एच आ जाएगा। तो जी के लेफ्ट सेकंड पे कौन हो जाएगा भाई, एच हो जाएगा। डन। उसके बाद देखो पूछा गया था कौन है जो एक दूसरे के नियरेस्ट है। नियरेस्ट मतलब अगल बगल है। के ई क्यू डी जी एच, जरा देखो के ई है क्या, नहीं है। क्यू डी है क्या, हाँ जी, क्यू डी जो है वहां पे मिल गया, आंसर इसका आ जाएगा क्यू डी। बाकी देखो जी एच डब्ल्यू एस नहीं होंगे, जी एच नहीं है, डब्ल्यू और एस भी नहीं है, तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू डी इज द राइट आंसर। और बहुत अच्छे से आपने इसको बना लिया। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 5 में से कोई एक, 4 एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है। ई डी जी के एच, ई डी जी के एच, तो आप नोटिस करोगे के
एच डी, के एच डी अगर देखा जाए तो के एच डी और जी, आप नोटिस करो इसमें तो यहां पे डी, डी, जी, के, एच, ये चारों देखो, डी, जी, के और एच, ये चारों के चारों कहां बैठे हैं? कॉर्नर पे। तो बस मिड वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा इसका? ई आ जाएगा। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। समझ में आया क्या? 5 क्वेश्चन आपके सामने सीधे सीधे मिल जाते हैं जब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा हमारा भाई। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, लेट्स सी। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला, जरा देख लीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन जो एक सीरीज का क्वेश्चन था भाई, सीरीज आपके सामने आई थी कुछ इस तरह से, अल्फा न्यूमेरिकल मिसलेनियस सीरीज थी। क्या बोला गया था, इस सीरीज में ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ठीक पहले एक वॉवल है। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके ठीक पहले वॉवल्स है। भाई इस बार भी ऐसी वाली सीरीज आने के पूरे पूरे आसार हैं। तो पूछा गया ऐसे कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक वॉवल है। तो वॉवल पहले ढूंढ दो, कहां दिखाई दे रहा है। एक वॉवल आपको ए दिखाई दे रहा, ए के बाद अगला वॉवल जो आप देखेंगे तो ई दिखाई दे रहा, ई के बाद अगला वॉवल ओ है, ओ के बाद अगला वॉवल कौन है भाई, कोई नहीं। ध्यान से देखो, पहला वॉवल है ए, दूसरा वॉवल है ई, तीसरा वॉवल है ओ और चौथा पांचवा वॉवल और कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो जरा देखो क्या इनके ठीक पहले कोई नंबर है। यहां पे नंबर दिख रहा नहीं, यहां पे नंबर दिख रहा बिल्कुल। तो ये देखो एक ऐसा नंबर जिसके पहले वॉवल एक मिल गया, और देखो 3 के पहले भी वॉवल है तो 2 मिल गए मुझे। 2 ऐसे नंबर हैं जिनके जस्ट पहले एक वॉवल है। एक नंबर कौन सा है भाई, 7 है, और एक नंबर कौन है, 3 है। इनके जस्ट पहले वॉवल, 7 के पहले क्या दिख रहा ई, और 3 के पहले क्या दिख रहा ओ। तो इसका आंसर 2 आ जाएगा भाई। और इसका आंसर आप आसानी से देखिए स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट कर लेते हैं जरा सा। क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। सीरीज से रिलेट करके अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्या बोला गया भाई, इस सीरीज में, ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। इस सीरीज में ऑल द नंबर्स रिमूव्ड, सारे के सारे नंबर्स को हटा दीजिए। सारे नंबर्स को क्या करिए, हटा दीजिए। उसके बाद विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट इज 7th फ्रॉम द राइट एंड, राइट से 7वां एलिमेंट गिन लीजिए। तो आप इसमें सारे के सारे नंबर्स को हटा के उसके बाद गिन के 2 स्टेप मत बनाओ, डायरेक्टली एक काम करो, सारे नंबर्स को छोड़ते जाओ और राइट से 7वां गिन लो। तो गिनो राइट से 7वां, 1 2 3 नंबर छोड़ दो, 4 5 6 और देखो 7वें पे कौन आ गया, आर आ गया। 7वें पर कौन आ गया, आर आ चुका है इसमें। देखो ध्यान से, सारे के सारे नंबर्स को हटा दो। देखो नंबर्स को अगर मैं हटाता हूं यहां से, देखो एक 1 हट गया, 7 5 3 2 ये हट गया। तो राइट से 7वां गिनो ना, 1 2 3 ये भी नंबर हट गया, 1 2 3 4 5 6 और देखो 7वें पे कौन आ रहा है आपके, आर आ जाएगा। ठीक है, सारी कंडीशन मैच हो रही है यहाँ पे, और बस इनमें बहुत टाइम नहीं देना। देखो एकदम लेवल यही आया था, और ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आपके आते हैं तो हम आपसे एक्सपेक्टेशन यही बना के रखते हैं कि भाई आप क्या करिए, पूरे नंबर लाइए। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए जरा, यहाँ पे ट्राई कीजिए इसका आंसर क्या आने वाला है। अगर इस पूरी सीरीज से सारे कॉन्सोनेंट को हटा दें तो लेफ्ट से 9वां कौन सा आएगा। सारे कॉन्सोनेंट को हटा दो तो लेफ्ट से 9th एलिमेंट क्या आएगा। तो कॉन्सोनेंट का मतलब उसको गिनो ही मत, सब कुछ गिन लो बाकी, कॉन्सोनेंट छोड़ के लेफ्ट से 9th बोला गया भाई, लेफ्ट से 9th। तो देखो पहले यहां पे गिन लो, कॉन्सोनेंट को छोड़ के गिन रहा हूं मैं, जो है उसको काउंट कर रहा हूं तो क्रॉस कर रहा हूं। एक कॉन्सोनेंट एस है, 2 3 4 एफ भी कॉन्सोनेंट है, 5 6 आर भी कॉन्सोनेंट है, ई वॉवल है 7, और उसके बाद क्या आ जाएगा, 7वें के बाद 8वां जो होगा। अच्छा आपसे क्या पूछा गया, 9वां पूछा गया, तो 8वें पर 7 आ गया, 7 और 9वें पर कौन आ गया, 2 आ जाएगा। सारे कॉन्सोनेंट को हटा दो और लेफ्ट से 9वां एलिमेंट काउंट कर लो, आसानी के साथ आपका 2 आ जाएगा। ध्यान रखना कॉन्सोनेंट को काउंट नहीं करना, तो 4 को, ए को, 5 8 9 1, ई एक वॉवल था, ई काउंट किया, 7 काउंट किया, और उसके बाद 9वें पे कौन आ जाएगा, 2। तो मतलब उसको हटाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको क्या कर सकते हो भाई, आप उसको डायरेक्टली छोड़ दो, गिनो ही मत, आपका टाइम प्रॉपर बच जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। देखो आसानी से आपके स्कोर बन रहे हैं, और तकरीबन 2 या 3 क्वेश्चन इसके अभी तक हो चुके हैं, और इसके और भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तकरीबन 5 क्वेश्चन तक आए थे भाई सीरीज से। भाई ये क्या बोला गया, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो।
इस पूरी सीरीज में लेफ्ट से 12th के लेफ्ट 5वां, देखो भाई इंग्लिश में ना ऐसे वाले क्वेश्चन को पीछे से पढ़ते हैं, पीछे से। इसने क्या बोला, लेफ्ट से 12th, ऐसे लिख लो, लेफ्ट से 12th के लेफ्ट में 5वां, के लेफ्ट में 5वां, लेफ्ट से 12th के लेफ्ट में 5वां, ठीक है। हिंदी में तो सब कुछ ठीक है, बाएं से 12वें के बाएं 5वां, ठीक है ना। एक बात हमको याद रखना होगा, अगर ऐसे वाले क्वेश्चन आएंगे तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना, क्या कि राइट से राइट जाते हैं तो माइनस होता है, लेफ्ट से लेफ्ट जाते हैं तो भी माइनस होता है, अगर राइट से लेफ्ट जाते हैं तो प्लस होता है, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो भी क्या होगा भाई, प्लस हो जाएगा। और अगर ये प्लस हो जाएगा, लेकिन जो आंसर आता है ना इस क्वेश्चन का, जो आंसर आएगा वो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एलिमेंट आएगा। आंसर जो आएगा वो फर्स्ट के हिसाब से आएगा। मतलब अगर बात करें लेफ्ट और लेफ्ट की, तो आंसर इस लेफ्ट के रिस्पेक्ट में आएगा, फर्स्ट के। तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पे एल और एल माइनस होगा, यहाँ माइनस कर दो, तो 12 में से अगर 5 घटाओगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब ये 7 कहाँ से, तो फर्स्ट वाले से, यानी लेफ्ट से, लेफ्ट से 7 हो गया। तो बस गिन लो जरा, लेफ्ट से 7वां कौन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड आंसर इज 8। समझ में आ गया। ये ट्रिक आपको याद रखनी है कि राइट से राइट जाएंगे तो माइनस, लेफ्ट से लेफ्ट जाएंगे तो भी माइनस, राइट लेफ्ट प्लस, राइट लेफ्ट राइट प्लस। मतलब ऐसे कहूँ मैं कि जब दो एक जैसे दिखाई दें तो माइनस, और दो अलग अलग दिखाई दें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं इसमें जरा सा, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए जरा, अगली कहानी जो है वो यहाँ पे कह सकता हूं मैं कि ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन था। कंपैरिजन समझने क्या होता है, मतलब तुलना पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे कंपेयर करके आपको आंसर देंगे। ये टॉपिक किसका है भाई, ये टॉपिक आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का है। तो याद रखना ये सारे टॉपिक आपको रिवाइज करने हैं। मैं आपको प्रॉपर आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगा, आपको बस रेगुलर देखना है और अपना कंसेप्ट क्लियर करते चलना। आपको कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। 5 लोग हैं जिनके नाम आपको दे दिए गए। तो आपको याद रखना जब कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, हमेशा इसको जरा एक बार ट्राई करेंगे क्या। 5 लोग हैं तो बस कुछ मत करो, इसको आप आसानी से कैसे बनाओ, जितने लोग हैं उससे एक का कम का डायग्राम बनाना है आपको, ठीक है भाई। तो अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई 5 लोग हैं तो आप 4 का डायग्राम बनाओ, 1 2 3 और 4, ये बन गया 4 का डायग्राम, बड़े आराम से बना दिया आपने। 6 लोग बोलेगा तो 5 का डायग्राम, 7 बोलेगा तो 6 का डायग्राम। जितने लोग होंगे उससे एक कम का आपको डायग्राम बना लेना है। गॉट इट। फिर क्या बोला गया, लेस देन 2%। भाई क्वेश्चन शुरू हो गया यहाँ पे, लेस देन 2% आर शॉर्टर देन डी। भाई डी से 2 से कम लोग छोटे हैं। जरा समझना, इस लाइन का मतलब समझना आप लोग। 2 से कम व्यक्ति डी से हाइट में छोटे, मतलब डी जहां भी होगा उसके पीछे जितने लोग होंगे वो 2 से कम होंगे। तो 2 से कम या तो 1 होगा या तो कोई नहीं होगा। तो डी से कम के चांसेस में 2 केस बन रहे हैं भाई। डी अगर मान लो मैं सबसे लास्ट में रखता हूं तो डी से कम में कितने आ रहे हैं, 2 से कम बोला गया तो 1 भी नहीं आएंगे। और ऐसा भी तो हो सकता है कि डी यहां आ जाए। तो एक केस और यहीं बना लेता हूं मैं आपको, 1 2 3 4, इसमें डी को यहां रख दिया कि डी से कम में कितने लोग आ गए भाई, 2 से कम होने चाहिए डी के पीछे। तो डी के पीछे कितने आ रहे हैं, 1, और इसमें डी के पीछे कितने आ रहे हैं, 0। तो ये हो गया खत्म। आगे क्या बोला गया कि डी से जितने लंबे हैं उतने सी से छोटे हैं भाई। तो डी से लंबे कितने हैं, 1 2 3 4, तो सी फिर यहाँ आ जाएगा 1 2 3 4, ये हो गया आपका डन। इसमें देखो सी यहाँ आ जाएगा, डी से लंबे कितने हैं 1 2 3, तो सी से छोटे कितने होंगे 1 2 3। समझ में आई बात। आगे देखो, ए इज टॉलर देन बी। भाई ए जो है वो बी से लंबा है, ठीक है, और यही ए जो है वो ई से छोटा है, ठीक है, ई से छोटा है, और जो बी है वो सबसे छोटा व्यक्ति नहीं है। तो इसका मतलब बी एंड पे तो वैसे नहीं आ सकता इसमें, तो इसमें ई यहाँ होगा, यहाँ ए होगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। लेकिन इसमें देखो, अगर मान लो मैं ई को यहाँ करूँ, ए को यहाँ करूँ, तो बी के लिए मुझे लास्ट वाली ही जगह बच रही, और बी सबसे छोटा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला। तो ये केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग, और ये हमारा राइट हो जाएगा। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा का पूरा डन हो चुका है, और आप जो है इस क्वेश्चन को आसानी के साथ सॉल्व कर चुके हैं, आसानी के साथ सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आपका आंसर आ गया। अब जरा आगे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या बोला गया। थर्ड टॉलेस्ट बंदा 86 का है भाई। थर्ड टॉलेस्ट बंदा जो है वो 86 का है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो होगा 1 2 3, ए जो है वो कितने सेंटीमीटर का, 86 सेंटीमीटर का। ए जो है
वो 86 सेंटीमीटर का। क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। जरा इसमें देखें कुछ पूछा गया था क्या, तो पूछा तो गया भाई, क्या क्वेश्चन था कि अगर सबसे छोटे व्यक्ति की लंबाई 68 है, यानी कि डी की लंबाई जो है वो 68 सेंटीमीटर की है, अगर ऐसा बोला गया तो बताओ बी की पॉसिबल हाइट क्या हो सकती। तो बी ऑब्वियस सी बात है 68 से बड़ा होगा और 86 से छोटा होगा। 68 से बड़ा और 86 से छोटा। जरा देखो 69 तो यहाँ पे क्या बोला गया, 69 है, 68 से बड़ा होना चाहिए और 86 से क्या होना चाहिए, छोटा। ठीक है, 86 से छोटा। 78 भी आ रहा है इसमें, क्या बोला गया इसमें। ठीक है, बी की पॉसिबल हाइट, तो ऑब्वियस सी बात है 68 से बड़ा ये भी दिख रहा 69, 68 से बड़ा और 86 से कम 81 भी दिख रहा और 78। तो क्या बोला गया, दी गई सभी ऊंचाइयां हो सकती। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, ऑल द गिवन हाइट्स। इनमें से मतलब कोई एक हो सकती है पॉसिबल हाइट, कंफर्म नहीं कह सकते भाई। यहाँ पे तीनों नंबर ऐसे दिए गए हैं जो 86 से तो कम है लेकिन 68 से क्या है, ज्यादा दिए गए। समझ में आई बात। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखो जरा इसमें और भी क्वेश्चन है क्या, एक क्वेश्चन और दिया गया भाई। क्या पूछा गया, सी से कितने लोग हैं जो लंबे हैं। तो सी से तो कोई लंबा ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 0, 0 आ जाएगा। एक भी लोग सी से लंबे नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपके 2 क्वेश्चन इससे पूछे गए थे। देखो कितने आसान तरीके से पेपर पूछा गया था और पेपर का जो लेवल है वो कैसा था। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी पूछा गया, क्या कि ई से ठीक छोटा कौन है। क्यों से ई से, तो ई से ठीक छोटा कौन है भाई, ए है। ई के जस्ट बाद कौन आ रहा है, ए आ रहा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ए, कि ई के जस्ट बाद कौन आने वाला है, ए आ जाएगा। समझ में आई बात। क्वेश्चन कैसा भी हो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इक्वेशंस प्रॉपर आपकी बन के आनी चाहिए। देखो यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन जो 30th क्वेश्चन यहाँ पे आया था वो ऑब्वियसली बात है एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी। इस इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। जरा क्वेश्चन देखो क्या थे, तो वो क्वेश्चन आपके सिलोगिज्म के थे भाई। याद रखना 5 क्वेश्चन तक सिलोगिज्म आपको दे सकता है। क्या था क्वेश्चन, देखो जरा एक बार इसको बनाने की कोशिश करो, सब लोग बनाने की कोशिश करो। क्या बोला गया, ऑल ग्रीन आर येलो। ठीक है, सारे जो ग्रीन है ना वो येलो हैं, सारे ग्रीन येलो हैं। तो कैसे बनाऊंगा, सारे के सारे ग्रीन वाले जो हैं वो येलो के अंदर आ जाएंगे। सारे ग्रीन जो हैं वो येलो हो जाएंगे, नो डाउट। नो येलो इज ब्लैक, कोई भी येलो जो है वो ब्लैक नहीं है, कोई भी येलो ब्लैक नहीं है। ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या है इसका, नो ग्रीन आर ब्लैक, कोई भी जो ग्रीन है वो ब्लैक नहीं है, कोई भी ग्रीन ब्लैक नहीं है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर पूरा येलो जो है वो ब्लैक नहीं है तो इसके अंदर वाला जो ग्रीन है वो भी तो ब्लैक नहीं होगा ना भाई। तो इसका मतलब फर्स्ट वाला जो है ये तो बात बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो जरा से यहाँ पे क्या बोला गया, सम ग्रीन आर ब्लैक, कुछ ग्रीन ब्लैक हैं। तो जाहिर सी बात है अगर पूरा ग्रीन ब्लैक नहीं है तो यहाँ पे इसने क्या बोला गया है कि कुछ ग्रीन ब्लैक है। तो क्या ग्रीन का कुछ पार्ट ब्लैक होगा, या दूसरी भाषा में कहूँ मैं कि ग्रीन का ब्लैक से रिलेशन तो नेगेटिव ही होगा ना, क्योंकि आपको पता है पूरा येलो इस ब्लैक से कैसा रिलेशन बना रहा है, नेगेटिव। तो इसके अंदर वाला ग्रीन भी तो नेगेटिव बनाएगा। और देखो ऊपर वाला नेगेटिव दिया गया था तो वो सही हो गया था, लेकिन नीचे वाला कैसा है, पॉजिटिव है। तो आप याद रखना एक सिंपल सा तरीका कि स्टेटमेंट अगर कहीं से नेगेटिव है और उसका कंक्लूजन जो है वो उसके ऑपोजिट आ गया तो यह कंक्लूजन तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट के अगेंस्ट अगर कंक्लूजन आ जाएगा तो उसको गलत काट देंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, केवल पहला सही है, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, केवल पहला सही। समझ में आ गई बात। आपको आराम से करना है, डायग्राम बनाना है और उसके बाद इसको प्रॉपर फॉलो कर देना। चलिए आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अगला भी सिलोगिज्म का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है। देखो जरा, ऑल चेयर्स आर सोफाज, सारी चेयर्स जो है भाई सोफा है। ऑल चेयर्स आर सोफाज, ओनली अ फ्यू, काफी चर्चित शब्द था ये, ओनली अ फ्यू सोफाज आर बेड। तो सोफा का केवल कुछ पार्ट बेड हो जाएगा ऐसे। अब चूंकि ये ओनली अ फ्यू वाला केस है तो आप नीचे ऐसे एक एरो लगा दीजिए, सोफा का केवल कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, बेड हो जाएगा। नो बेड आर कर्टन्स, कोई भी बेड जो है वो क्या नहीं होंगे, कर्टन्स नहीं है ऐसे। नो बेड आर कर्टन्स। ठीक है, अब पहला कंक्लूजन कुछ कैसा है कि सम सोफाज आर नॉट बेड, कुछ सोफा जो है वो बेड नहीं। तो आपको याद होगा कि जहां पर ओनली अ फ्यू वाला केस आता है तो जो बंदा अपने बगल वाले से ओनली अ फ्यू बनाएगा वो उसके साथ 2 तरह की सर्टेनिटी सही करेगा, एक सम की और एक सम नॉट की। ठीक है,
याद रखना, अगर आपका सोफा और बेड के बीच में ओनली अ फ्यू लगा है तो सोफा और बेड से दो तरह की बातें निकलेंगी और दोनों ही सही होंगी। क्या कि सम सोफा आर बेड, बिल्कुल सही, और सम सोफा आर नॉट बेड, वो भी बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि केवल कुछ सोफा ही बेड हैं, तो इनडायरेक्टली हम ये भी तो बोल रहे हैं कुछ नहीं है। केवल भारत के कुछ लोग ही फुटबॉलर हैं, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या है, कुछ लोग फुटबॉलर नहीं हैं। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली दो बातें बोलेगी, तो यहाँ पे नॉट वाला कंडीशन भी सही होगा और सम वाला भी, तो ये बात तो वही बोलेगी ना, तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। आगे बोला गया कुछ सोफा जो है वो कर्टन्स नहीं है, सम सोफाज आर नॉट कर्टन्स। तो सोफा का वो पार्ट जो किसके अंदर आ चुका है भाई, सोफा का वो पार्ट जो बेड के अंदर आ गया वो डेफिनेटली कर्टन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब पूरा बेड कर्टन नहीं है तो इसके अंदर का जो सोफा का थोड़ा सा भाग है वो भी तो कर्टन नहीं होगा। तो यहाँ भी तो वही बात बोली गई है कि कुछ सोफा का पार्ट जो है वो कर्टन नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बोथ। ऑप्शन बोथ यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला, कि बोथ फर्स्ट एंड सेकंड शुड बी राइट, यानी पहला भी सही हो रहा है और दूसरा भी प्रॉपर सही हो रहा है। ठीक है ना? आई विश आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्या है भाई, देखो यहाँ पे कि ओनली अ फ्यू कॉफी इज टी। जरा इसको ट्राई करो, केवल कुछ जो कॉफी हैं वो टी है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ओनली अ फ्यू कॉफी आर टी, तो ऐसे बनाएंगे, ये एरो पता चल जाएगी कि ओनली अ फ्यू वाला केस है। ऑल टी इज ड्रिंक, सारी की सारी जो टी है वो भाई ड्रिंक है, तो सारी की सारी टी जो है वो क्या है, ड्रिंक है। ठीक है, और क्या बोला गया कि ओनली अ फ्यू ड्रिंक आर कोल्ड, कोल्ड ड्रिंक्स, ओनली अ फ्यू ड्रिंक्स आर कोल्ड ड्रिंक्स, सी डी कर दो। ठीक है, यहाँ पे दो ओनली अ फ्यू आ गए। ठीक है, घबराना नहीं इससे। पहला सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक्स, सम टी इज नॉट कोल्ड ड्रिंक्स, इसका इनसे डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं। देखो टी का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं इससे। अब आप कहोगे सर जब ये ड्रिंक वाला पार्ट जो है इसके साथ सम नॉट वाली केस को बना लेगा तो उसी के अंदर तो ये नहीं। याद रखना ओनली अ फ्यू में जो एलिमेंट अपने बगल वाले से जुड़ा है वही सिर्फ सम और सम नॉट वाली सर्टेनिटी सही करेगा, बाकियों से कोई मतलब नहीं, तो उसको डायरेक्टली गलत काटो। यहाँ पे टी का इस कोल्ड ड्रिंक से कोई रिलेशन नहीं, तो इनके बारे में कुछ भी बोले वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो पहला रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा देखो, नो कॉफी आर ड्रिंक्स, कोई भी कॉफी ड्रिंक नहीं है, तो यहाँ पे नो की बात कर दिया। अगर यहाँ पे नो के बारे में बोला गया तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि नो का मतलब अपने आप में क्या होता है भाई, नो का मतलब अपने आप में 100% होता है। तो क्या कॉफी का ड्रिंक से 100% रिलेशन है? कॉफी का इस टी से ही 100% रिलेशन नहीं है, तो ड्रिंक से कहाँ से होगा? तो अपने आप में ये बात बिल्कुल क्या होगी, गलत होगी। ये 100% क्यों कहाँ समझ में आया? देखो नो का मतलब आप कहोगे सर नो मतलब तो कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पर 100% क्यों बोला? नो एक ऐसा शब्द है जो 100% रिलेशन देता है। कैसा 100%? नेगेटिव। ऑल एक ऐसा कह सकते हैं कि वर्ड है जो 100% रिलेशन देता है लेकिन पॉजिटिव। जैसे मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मतलब पूरी क्लास भरी है, 100% आए। मैंने कहा नो स्टूडेंट आर प्रेजेंट, अभी मैंने पूरी क्लास की बात करी, पूरी क्लास खाली है, तो नो मतलब नेगेटिव होता है, ऑल मतलब पॉजिटिव होता है। तो याद रखना कहीं भी नो आ जाए तो उसको आप क्या इमेजिन करोगे, 100%। ठीक है, रिलेशन नहीं था तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बोथ रॉन्ग, दोनों ही गलत है। ऑप्शन नंबर कौन सा भाई, डी वाला, फोर्थ नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ना तो निष्कर्ष पहला ना ही दूसरा बिल्कुल सही है, नीदर वन नॉट टू। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। सिलोगिज्म से काफी क्वेश्चन आते हैं, जरा ये ट्राई कीजिए आप लोग। सभी फूल पेड़ हैं, ऑल द फ्लावर्स आर ट्रीज, सारे के सारे जो फ्लावर हैं बेटा वो ट्री हैं। ओनली अ फ्यू ट्री आर गार्डन, ट्री का केवल कुछ पार्ट जो है वो गार्डन के अंदर जाएगा, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूं, ट्री का केवल कुछ पार्ट गार्डन जाएगा। नो गार्डन आर लॉन, कोई भी गार्डन जो है भाई वो लॉन नहीं है, कुछ इस तरह से कोई भी गार्डन जो है वो लॉन नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा दिया गया तो पहला कंक्लूजन चेक करो, ऑल लॉन कैन नेवर बी ट्रीज। कैन नेवर पहली बात तो समझो क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं कभी नहीं हो सकता। तो कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं सर ये तो पॉसिबिलिटी है, तो याद रखना बच्चा लोग, कभी भी कैन और मे, हिंदी में दोनों का अर्थ सकना होता है, इनके साथ कुछ भी नेगेटिव आ जाए, जैसे कैन नेवर, मे नेवर, कैन नॉट, मे नॉट, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस पूरे को आप सर्टेनिटी मानते हैं, इस पूरे को आप नॉट मान लो,
इसको हटा के इसके जगह क्या लिख दो, नॉट। अच्छा, जैसे ही आप नॉट लिखोगे तो अपने आप आपको सर्टेनिटी दिखाई देने लगेगा, पॉसिबिलिटी नहीं होगा, ये सर्टेनिटी दिखाई देने लगेगा। अगर ये सर्टेनिटी दिखाई दिया तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहां पे देखो कैन के साथ नेवर आ गया, इस पूरे को हटा के इसके जगह क्या लिख दो भाई, नॉट लिख दो। तो क्या पढ़ोगे इसको, ऑल लॉन आर नॉट ट्री, ऑल लॉन आर नॉट ट्री। देखो यहां पे ये बन गया। अच्छा, इसको मैं अगर लिखूं यहां पे, ऑल लॉन आर नॉट ट्रीज, ठीक है, ऑल लॉन आर नॉट ट्रीज का मतलब क्या हो जाएगा भाई, कई बच्चे यहां पे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि सर ऑल लॉन आर नॉट ट्रीज मतलब, तो एक बात और याद रखना कि कहीं भी ऑल नॉट आ जाए, यहां लिख दूं मैं, ऑल नॉट अगर आपको दिखाई दे तो स्टूडेंट्स उसको आपको सम नॉट मानना है। ऑल नॉट का मतलब होता क्या है, सम नॉट, एक ऐसा पॉइंट जिसको लोग अक्सर कंफ्यूज करते हैं। आप कहोगे सर सम नॉट क्यों किया आपने, तो मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, तो इसका मतलब कुछ तो आए हैं भाई। अगर क्लास 100 की है और मैं आके क्लास में देखता हूं, मैंने कहा ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट टुडे, मतलब कुछ तो दिखाई दे रहे हैं ना। ऑल नॉट का मतलब होता है सम नॉट, इस बात का याद रखना, विशेष ध्यान रखना। तो इसको मैं क्या पढ़ूंगा, ऑल लॉन नॉट ट्रीज को मैं पढ़ूंगा सम लॉन नॉट ट्रीज, ऐसे पढ़ूंगा, सम लगा के पढ़ूंगा इसको। अब जरा देखो, क्या लॉन का सम पार्ट जो है वो ट्रीज नहीं है, तो देखो लॉन का तो डायरेक्टली इस ट्री से कोई रिलेशन नहीं, अगर रिलेशन नहीं तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा, जरा सोचना नहीं भाई, सीधे गलत हो जाएगा। तो आपने क्या सीखा कि कैन और मे के साथ अगर कुछ भी नेगेटिव आ जाए तो उसको नॉट बोल दे, सर्टेनिटी। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, अगर कैन और मे अकेले आ जाए तो इसको पॉसिबिलिटी मानते हैं, कैन और में अकेले आ गया, पॉसिबिलिटी ट्रीट करते, तो पहला गलत हो जाएगा भाई। दूसरा, सम फ्लावर्स आर सनफ्लावर्स कैन भी कर, देखो कैन अकेले आ गया तो ये पॉसिबिलिटी कि कुछ फ्लावर जो है गार्डन हो सकते हैं। देखो फ्लावर ये है और गार्डन, आप कहोगे सर ट्री तो कंफर्म है कि इससे रिलेशन नहीं बनाएगा पॉसिबिलिटी में। ओनली अ फ्यू वाले केस में जो बंदा बगल वाले से ओनली अ फ्यू वाला केस बना रहा है, देखो यहाँ पे एरो आ गई, तो ये जो ट्री है इस फ्लावर से रिलेशन, इस गार्डन से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता। लेकिन इसके अंदर वाला या इससे बाहर कोई लगा है या कोई और कहीं है वो बना लेगा, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं बोलेगा। ध्यान रखना, ये मत सोचना कि ऐसा पूरा ट्री इस गार्डन से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, क्या तो ये वाला भी तो नहीं बना सकता, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखना सिर्फ ट्री ही ऐसा है जो गार्डन से पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, ये वाला जो फ्लावर है वो इससे बिल्कुल पॉसिबिलिटी बना सकता है। क्यों, क्योंकि इस फ्लावर को उठा के मैं गार्डन और ट्री के बीच वाले जगह में भी रख सकता हूँ, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग। तो सेकंड वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि हाँ पूरा का पूरा जो फ्लावर है इसका गार्डन से कोई रिलेशन नहीं, तो इनके बारे में कुछ भी बोला जाएगा निश्चित रूप से सर्टेनिटी गलत होगी और उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो याद रखना, ओनली अ फ्यू वाले केस में अगर ये बोला गया ओनली अ फ्यू ए आर बी, तो सिर्फ ए इस बी से पॉसिबिलिटी नहीं बनाएगा, ए के अंदर कोई आ जाए या ए से बाहर कोई ऐसे लगा हो, सब के सब पॉसिबिलिटी बना लेंगे। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ओनली सेकंड फॉलोज, ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड फॉलोज। ठीक है भाई, इसके लिए मैं प्रॉपर एक सेशन आपके सामने लेके आऊंगा सिलॉगिज्म का, जिसमें आपको जीरो से लेके पूरे लेवल तक के क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके लिए काफी मजेदार और बेनिफिशियल होंगे। ठीक है भाई, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या भाई साहब देख लो, अब आगे कहानी कुछ और आ गई। यहां पे क्या बोला गया कि 7 लोग हैं भाई, एक पजल आ गई छोटी सी, जरा ट्राई कीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके जरा ट्राई करने की कोशिश करिए। कोशिश करिए बनाने का। चलिए मैं बना के दिखाता हूं। कितने लोग हैं भाई, 7 लोग हैं। देखो नोटिस करो, सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, बनाए जा सकते थे। 7 लोग हैं जो कि एक लाइन में बैठे हैं, सबका चेहरा नॉर्थ में है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो भाई। चलो तो इसको बना लेते हैं। यहां पे 7 का डायग्राम, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। सभी लोग कहां देख रहे हैं भाई, उत्तर दिशा में, यानी लाइक ऐसा, सबका चेहरा उत्तर दिशा में है, नॉर्थ में, ठीक है। आगे क्या बोला गया, B इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, B किसी एक एंड से भाई क्या है, सेकेंड पे बोला गया। तो मान लो B यहाँ एंड है, यहां से B यहां आ सकता है, B सेकेंड फ्रॉम एंड है ना, सेकेंड मतलब क्या होता है, ये B यहाँ पे है तो 1 और 2 पे B आ गया। ऐसा भी तो हो सकता है कि B इधर हो, तो एक काम क्यों नहीं कर लेते, एक और डायग्राम बना लो यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7,
तो बी यहां पे आ गया, एंड से सेकंड पे आ चुका है। गॉट इट। चलो आगे देखो जरा सा इसमें क्या बोला गया। 3% बिटवीन डी एंड बी। भाई डी और बी के बीच में 3 लोग हैं तो बी यहाँ पे है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे डी आ गया। बी और डी के बीच में 3 लोग हो गए, अगर बी यहाँ आ गया तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे डी आ गया। समझ में आई बात? अच्छा आगे जरा देखो, 2% बिटवीन डी एंड ए। भाई डी और ए के बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो अगर डी यहाँ पे है तो इधर जगह होगी नहीं, तो 1 और 2 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा? ए आ जाएगा। यहाँ देखो डी और ए के बीच में 2 लोग हैं तो ए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहा है भाई अभी तक। सी जो है ना वो ए के जस्ट बाईं तरफ है, तो इसमें तो गलत हो जाएगा, ए के जस्ट बाईं तरफ सी नहीं आ सकता, तो ये केस गलत हो गया। ये आपका सही आंसर आ गया, नीचे वाला देखो आसानी से बन रहा। आगे क्या बोला गया? एफ जो है ना वो सी के लेफ्ट में, बट सी के जस्ट लेफ्ट में नहीं होगा, तो एफ यहां आ जाएगा, सी का पड़ोसी नहीं है उसमें, है ना। आगे बोला गया मोर देन 2% बिटवीन एफ एंड ई। एफ और ई के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं तो ई तो यहीं आने वाला है फिर, और एक नाम जो बच गया इसमें ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी डी ई एफ और एक जी है तो जी यहां आ जाएगा। देख सकते हैं आप क्वेश्चन आसानी के साथ बन गया आपका। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो आसानी के साथ सॉल्व हो गया। तो देखो क्लर्क का जो लेवल था ना वो पिछले साल का भी बहुत आसान आया था, और इस बार भी उम्मीद ऐसी जताई जा रही कि पेपर का लेवल ऐसे ही होने वाला है। तो पेपर ज़्यादा इजी होगा तो कट ऑफ पे इसका असर पड़ने वाला है। ठीक है, और अगर कट ऑफ पे असर पड़ेगा तो मतलब इसका ये है कि आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है, और रीजनिंग में 40 में 40 नंबर ग्रैब करने हैं आपको। ठीक है ना भाई, चलिए बढ़ते हैं। इससे कोई क्वेश्चन पूछा गया, देखो जरा सा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था बताओ? एफ के लेफ्ट में कितने लोग हैं भाई? तो एफ के लेफ्ट में कोई नहीं है, 0, तो आंसर आएगा इसका 0, एक भी नहीं। ठीक है, आगे जरा देखो कुछ और पूछा गया इससे। जी के राइट थर्ड पे कौन बैठा है? तो जी के राइट थर्ड में 1 2 3, आंसर कौन आएगा? बी आ जाएगा। जी के राइट थर्ड पे कौन आएगा? बी। देखो कितना आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे पूछा गया कि बताओ निम्नलिखित में से कौन एंड पे बैठा है? एंड पे कौन बैठा भाई? एफ और ई में से कोई एक बैठा है। एफ और ई देखो कहां दिख रहा है? ये दिख रहा। एफ के साथ कौन आ गया? ई आ चुका है, तो ये भी हमारा डन हो चुका है। देखो कितना आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट, डी और ई के बीच में कितने लोग हैं भाई? डी और ई के बीच में कितने? अगर डी यहाँ पे ई यहाँ पे, तो 1 2 3 4, कितने लोग आ रहे हैं? 4 लोग आ रहे हैं, तो आपका आंसर 4 आ जाएगा। कितना आसान से आप सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन को, ये देखो जरा। फिर देखो क्या पूछा गया? ई के ठीक लेफ्ट में कौन है भाई? ई के जस्ट लेफ्ट में कौन आ रहा है? बी आ रहा, तो बी इज एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, ये भी आपका बन चुका है। आगे देखो जरा नेक्स्ट, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? देखो कितना आसानी के साथ आपने इसको बना दिया था और आपका क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके सामने किसका दिखाई दे रहा है भाई? यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक डायरेक्शन डिस्टेंस का। तो एक्सपेक्टेशंस तो यही रहेंगी कि आप इस पूरे क्वेश्चन को जल्दी से बना लेंगे। बनाइए जरा, देखते हैं इसको। ठीक है भाई, यहाँ पर आपके सामने एक बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भाई पॉइंट डी जो है ना वो 10 मीटर नॉर्थ है पॉइंट पी के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बिंदु डी अगर पी के नॉर्थ में 10 मीटर पे, तो इसको मैं कैसे बनूंगा? देखो यहाँ पे हमेशा ना इसमें सेकंड पर्सन को रखते हैं। डी जो है वो पी के नॉर्थ में, तो अगर मान लो पी ये रहा, पी ये रहा, इसके नॉर्थ में डी आ गया। ठीक है, नॉर्थ में डी आ गया, नॉर्थ मतलब ऊपर की साइड होगा। अच्छा जी, उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर की, तो ये डिस्टेंस कितने की हो गई? 10 मीटर की हो गई। ठीक है, ये डिस्टेंस 10 मीटर की हो गई कि जो डी है वो पी के नॉर्थ में 10 मीटर पे। अच्छा आगे क्या बोला गया? वाई जो है वो 14 मीटर ईस्ट है डी के। डी के ईस्ट में, ये देखो ईस्ट इधर होगा, डी के ईस्ट में 14 मीटर पे कौन है भाई? वाई हो गया। समझना ध्यान से। आगे बोला गया क्यू जो है वो 8 मीटर नॉर्थ है वाई के, तो वाई के नॉर्थ में क्यू अगर 8 मीटर पे है तो इसका मतलब वाई का नॉर्थ ऊपर होगा, क्यू यहाँ हो गया। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। ठीक है, और एस जो है वो 20 मीटर वेस्ट है क्यू के। क्यू के 20 मीटर एस में अगर वेस्ट में आएगा एस, तो यहाँ कहीं देख लेता हूँ मैं ऐसे, ये 20 मीटर पे कौन आ गया? एस आ चुका है। और आपको पता होगा, क्या पता होगा भाई, कि ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? अगर ये 14 है तो ये भी 14 हो जाएगी, और ये 20 बोला गया तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर ये 20 बोला गया तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या बोला गया? एच 8 मीटर साउथ है एस के, तो एच कहीं यहाँ आ जाएगा एकदम डी के सामने, एकदम ये सामने आ जाएगा, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 होगा, ये भी 8 होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब क्या पूछा गया? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी? भाई एच और डी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? अगर ये यहाँ से यहाँ तक 6 है
तो ये भी क्या हो जाएगा, 6 ही तो हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 6 मीटर। क्वेश्चन बहुत सिंपल था और आपने उम्मीद है कि ऐसा ही कुछ बनाया होगा इसमें, ठीक है ना भाई, ऐसा ही कुछ बनाया होगा। चलिए आगे देखते हैं इसमें आगे क्या बोला गया। आगे इसमें बोला गया कि इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट P विद रिस्पेक्ट ऑफ Q। जो P है वो Q के रिस्पेक्ट में किधर है। देखो ध्यान से, यहाँ पे बोला गया कि जो P है वो कहाँ पे है Q से। तो Q से कहाँ पे आएगा, देखो ज़रा, ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो P जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा भाई, साउथ वेस्ट के बीच में आ रहा। तो इसका आंसर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। साउथ वेस्ट हमको कहाँ दिखाई दे रहा है भाई, ये दिखाई दे रहा, सी ऑप्शन आंसर है साउथ। देखो कितने आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे और आप इसको कितना आसानी से बना सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ये क्वेश्चन डन हो गया हमारा और आपने इसको अच्छे से समझा होगा। अब जरा इसको देखिए, यहां पर ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए जरा। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाने की कोशिश करिए। इसको जरा सा बनाने की कोशिश करिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके समझने की कोशिश करिए कैसे करना है कैसे नहीं करना। उम्मीद है कि सारे लोग क्वेश्चंस बना लेंगे और बहुत अच्छे से बना लेंगे। तो वीडियो को पॉज करिए और बनाने की कोशिश करिए। चलिए भाई इसको मैं बना के आपको दिखाता हूँ, ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना। भाई यहाँ पे क्या बोला गया, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन है जो कि नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि जब सर्टेन या अनसर्टेन वाले क्वेश्चन आते हैं, इसके पूरे की बेसिक वीडियोस मैंने आपको दे रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। आप उस पूरे प्लेलिस्ट को जाके देखिए, सेटिंग अरेंजमेंट और पजल के अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको वहां पे बहुत डाउट बनेगा। उस डाउट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे। भाई क्या बोला गया, बोला कुछ इस तरह से गया है। क्या इस तरह से बोला गया है, कैसे बोला गया भाई यहाँ पे कि जो A है, सबसे पहले A इज 5th राइट ऑफ B। तो B के राइट में 5वें स्थान पर A है। तो अगर मैं ऐसे कर दूं कि ये B है, इसके राइट में 1 2 3 4 और 5 पे कौन आ गया, E आ चुका है, ठीक है। A है, माफी चाहूंगा, A जो है वो B के राइट 1 2 3 4 5 पे आ चुका है, ठीक है। अभी 1 से लेके चलो। अब बोला गया C और B के बीच में 2 लोग हैं। तो अब देखो अगर B यहाँ है तो 1 और 2 छोड़ के C यहाँ आ सकता है। और एक केस और बना देता हूँ यहाँ नीचे में, अगर ये B हो गया तो 1 2 3 4 और 5वें पर कौन आएगा, A, ठीक है। और 1 और 2 छोड़ के यहाँ पे कौन कर दिया, C। C और B के बीच में 2 लोग हो गए, ठीक है। अच्छा D जो है वो C के लेफ्ट में 4th पे। तो अगर C ये है तो 1 2 3 और D यहाँ आ जाएगा B के बगल में इस डायग्राम में। और इसमें देखो C के लेफ्ट 1 2 3 और 4th पे D यहाँ आ जाएगा। आगे देखो 4 पर्सन लेफ्ट ऑफ D। भाई D के लेफ्ट में 4 लोग होने वाले हैं। तो D के लेफ्ट में 1 2 3 और 4 पर्सन यहाँ हो जाएंगे। इसमें देखो 1 2 3 और 4 हो जाएंगे। D के लेफ्ट में 4 होने, दोनों बनते चले जा रहे हैं भाई। आगे क्या बोला गया, द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन D एंड B। D और B के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग B और F के बीच में। तो बेटा D और B के बीच में तो इसमें 0 है, तो इसमें F यहाँ आना चाहिए। और इसमें D और B के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6। तो B और F के बीच में भी 6 लोग होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 और यहाँ आ जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6। तो B और F के बीच में भी 6 लोग हो गए। D और 1 2 3 4 5 6, D और B के बीच में इसमें 6 हैं, तो B और F के बीच में भी 6 होंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ये कहानी डन होगी, ठीक है ना। आगे देखो इसमें जरा क्या बोला गया, F जो है ना वो 4th पोजीशन पे है किसी एक एंड पे। यहां से देखो अगर एंड पे 1 2 3 4 5 4th पोजीशन पे F नहीं आ पा रहा, तो ऊपर वाला केस तो डायरेक्टली गलत हो जाएगा। इसमें देखो F किसी एक एंड से 4th पे, तो 1 2 3 और चौथे पर कौन आ गया, F आ गया। क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल सही हो गया। देखो ये पूरा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन्स बिटवीन B एंड D। भाई B और D के बीच में कितने लोग हैं, गिनो। B और D के बीच में कितने लोग हैं, तो जरा B और D के बीच में गिन लो। हमने गिना था अभी, कितने थे, 6 थे। 1 2 3 4 5 और 6। तो आंसर क्या आएगा इसका, 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर B इज द राइट आंसर। B इज द राइट आंसर। समझ में आया कैसे अप्रोच करते हैं इन क्वेश्चंस की। अच्छा जरा आगे पढ़ लो, इसमें कुछ और था क्या। कितने लोग हैं लाइन में भाई, इस लाइन में कितने लोग हैं, इसको हटा दो आप, ये वाला डायग्राम पूरा हटा दो। लाइन में कितने लोग हैं ऐसा बोला गया, गिनो जरा कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22 लोग हैं भाई टोटल। कितने लोग हैं, 22 लोग आ रहे हैं इसमें। ऑप्शन नंबर कौन सा, 3rd।
पूरे 22 आ रहे हैं। तो आपको ऐसे वाले क्वेश्चन ऐसे ही अप्रोच करके सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, एक पजल से देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछा गया। ए के राइट सेकंड पोजीशन पे कौन है भाई। ए के राइट सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे देखो ए है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और तो नहीं इसमें, ठीक है। ए के राइट में सेकंड पे, राइट सेकंड पे तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ए के राइट सेकंड पे कौन आएगा, एफ आ जाएगा। ये देखो दिया गया सेकंड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट, कितने सारे क्वेश्चन देख लो आपको। हाउ मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ बी। बताओ बी के राइट में कितने लोग हैं भाई। तो बी के राइट में गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 लोग हैं। बी के राइट में 10 लोग हैं। ये हो गया 10। समझ में आई बात। आगे देखो, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो पजल की कहानी कुछ ऐसी है भाई, आपको पजल बनानी है तो बनानी तो पड़नी है, क्योंकि उसमें आपको कुछ ऑप्शन लगा नहीं सकते, करना तो करना है भाई। इसमें कहीं भी कोई गुंजाइश ऐसी नहीं हो सकती कि सर कैसे करें कैसे ना करें, क्या करें क्या ना करें। गॉट इट। चलिए जरा आइए इस क्वेश्चन पे टारगेट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या बोला गया, ये एक ऐसा क्वेश्चन है ना, अगर आप देखेंगे इस क्वेश्चन को समझेंगे तो इस क्वेश्चन की सबसे खास बात यह है कि इस क्वेश्चन में आपको तय मानिए ये वाला क्वेश्चन तो आपको इस साल भी पूछा जाएगा क्लर्क में या पीओ में। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। क्या बोला गया, एक शब्द है जिसका नाम क्या है, मैचेस, MATCHES, ठीक है। ये एक शब्द है। क्या बोला गया, इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितना कि वो अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं। और ये दोनों तरफ से चेक करना, फ्रॉम बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो जरा चेक करो कितने आएंगे, जरा एम से गिनो। एम के बाद NOPQRS, देखो एक एम से एस मिल गया, ठीक है। NOPQRS। आगे देखो ए के बाद बी, इधर नहीं कुछ है। ए के बाद BC, देखो ए से सी भी मिल गया पेयर, कि ए और सी एक दूसरे से भी उतनी ही दूरी पर है जितना ABCD में होते हैं। या दूसरी भाषा में कि ए और सी के बीच में जितने लेटर हैं उतने ही ABCD में होते हैं, ठीक है। सी के बाद D और E, देखो एक ए से E बन गया, और सिमिलरली सी से E भी तो बन जाएगा, सी के बाद D और E। आगे देखो जरा सा, टी के बाद UV नहीं बनेगा, टी के बाद UVWX नहीं बनेगा, सी के बाद DEF, सी के बाद D और E हो चुका है। एच के बाद IJKL, एच के बाद IJ, ई के बाद FGHIJ नहीं बनेगा, एस के बाद TUVW नहीं बनेगा। कितने आ रहे हैं, 1 2 3 और ये 4। तो टोटल कितने लेटर आ गए इसके अंदर, 4 आ गए भाई। 4 शब्द हैं, मोर देन 3 आ जाएंगे। 4 ऐसे पेयर बन रहे हैं जो एक दूसरे से अभी उतनी ही दूरी पर हैं जितना ABCD में होते हैं। या दूसरी भाषा में कहूँ कि 4 ऐसे शब्द हैं या 4 ऐसे लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितना कि वो अल्फाबेटिकल सीरीज में पाए जाते हैं। गॉट इट। चलिए जरा देख लेते हैं एक और अल्फाबेटिकल मिसलेनियस सीरीज से क्वेश्चन बना हुआ देख सकते हैं आप। यहां पे देखिए क्या है, यहां पे एक शब्द ऊपर दिया गया है, ध्यान से देखिए, एक ऊपर शब्द दिया गया है। ये शब्द आपके सामने है। इस शब्द को लेकर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जरा देखिए, दिमाग लगाइए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो भाई, ऐसे वाले क्वेश्चन में ना रीजनिंग कम इंग्लिश ज्यादा लगती है। रीजनिंग कम इंग्लिश ज्यादा क्यों लगती है, क्योंकि आपकी वोकैबुलरी अगर अच्छी है तो आप कर पाओगे। तो एक ट्रिक बताता हूँ भाई, इतने सारे शब्द हैं, 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर टोटल शब्द हैं अगर देखा जाए डिक्शनरी में, तो आपको सब तो याद होने से रहे। और ज़रूरी थोड़ी कि जो आपको पूछा जाए वो आपको याद हो या पता हो। तो एक तरीका आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जनरली जो हम कह सकते हैं जुगाड़ मेथड, वी कैन से। तो आपके सामने क्या बोला गया कि एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया ऊपर कुछ वर्ड्स दिए गए, उनके सभी वर्ड्स के आगे क्या बोला गया, इफ एड L आफ्टर फर्स्ट लेटर इन एवरी वर्ड। समझना ध्यान से कि बोला गया है प्रत्येक शब्द में पहले अक्षर के बाद L को जोड़ दें। जरा करके देखते हैं, ठीक है। COT है, COT, इसका फर्स्ट लेटर क्या है भाई, C, तो C के बाद CLOT, क्लॉट। एक शब्द हमको यहां पे मिल गया, ठीक है। IVY अगर देखा जाए तो I के बाद LVY, ठीक है, ये बन के आ गया। अगर आप इसको अगर बना के चलेंगे तो PLEA, ठीक है। और अगला क्या बोला गया, फॉक्स है तो FLOX, फ्लॉक्स। जुगाड़ क्या बनेगा कि जब कोई आप शब्द बनाते हो, ठीक है, तो उसको जरा बोल के देखो। अगर आपका प्रोनाउंसिएशन वहां पे प्रॉपर आ रहा तो मे बी वो वर्ड हो सकता है। जब आपको कुछ ना बने तब की बात बताऊंगा। अगला क्या बेटा, MR R और U, ठीक है। अब यहां पे आपको ये देखना है कि इनमें से कोई ऐसा शब्द है जिससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बन के आ रहा है भाई।
तो देखो जरा कितने मीनिंगफुल वर्ड बन के आ रहे हैं। क्या बोला गया? सभी शब्द में फर्स्ट लेटर के बाद, तो CLOT क्लॉट, ILVY, PLEA, FLOX, MLRU। क्या लगता है आपको इसका आंसर क्या होगा? आपके सामने साफ साफ दिख रहा होगा चीजें भाई। अब आपको मेरे ख्याल से एग्जामिनर कुछ ऐसा ही देता है जो आपको पता होता है, बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ और बहुत हाई फाई इंग्लिश नहीं देता, लेकिन फिर भी आपको जो बोलने से थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो वहाँ पे आपने सुना होगा तो आप पकड़ सकते हैं। जैसे एलवे कोई वर्ड नहीं होता, आप बोलेंगे आपको खुद ही फील नहीं होगा। MLRU ये भी कोई वर्ड नहीं होता। फ्लॉक्स भी कोई शब्द नहीं होता, फ्लेक्स होता है, फ्लॉक्स नहीं होता। और यहाँ पे क्लॉट आपको पता होगा, क्लॉट का मतलब पता है थक्का होता है, जैसे खून का थक्का, क्लॉटिंग बोलते हैं जिसको। और यहाँ पे प्ली मतलब क्या होता है बेटा? कि दलील होता है। प्ली मतलब क्या होता है? कि मेरी दलील सुन लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्ली बोलते हैं इसको। तो प्ली जो है वहां पे आंसर हो जाएगा इसका। तो दो शब्द ऐसे हैं जो मीनिंगफुल बन के आ रहे हैं, तो आपका आंसर इसका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड और थोड़ी सी इंग्लिश यहाँ पे काम करनी थी आपको, ठीक है भाई। चलिए, तो यहाँ पे आप ये जुगाड़ लगा सकते हैं कि बोल के देखिए, आपको वहां पे वो शब्द अगर अच्छा होगा, लगेगा, प्रोनाउंसिएशन अच्छा होगा, तो आप प्रॉपर उसको कर पाओगे। उसी सीरीज से दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया? कि जितने भी वर्ड्स हैं, if third letter of each word is replaced by the succeeding letter of according to English alphabets। समझ रहे हैं आप? क्या बोला गया? कि तीसरे अक्षर को उसके बाद वाले अक्षर से बदल दिया जाए तो कितने शब्दों में अक्षर स्वर एक से अधिक बार दिखाई देंगे, ठीक है। क्या बोला गया? जो तीसरा लेटर, सक्सीडिंग का मतलब होता है बाद वाला, मतलब एक बाद वाला। क्या बोला गया? कि इफ थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड, भाई सारे के सारे जो शब्द हैं उनका जो तीसरा लेटर है, अगर मैं शब्दों को लिखूं यहाँ पे, तो COT मैंने लिख दिया यहाँ पे, उसके बाद IVY लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दिया PEA लिख दिया, उसके बाद क्या लिख दिया? फॉक्स लिख दिया, FOX, और उसके बाद MRU, ठीक है। ये मैंने क्या किया? सारे शब्दों को प्रॉपर लिख दिया। अब इसमें क्या बोला गया? कि भाई अगर सभी शब्द के थर्ड लेटर को अंग्रेजी वर्डमाला के अनुसार, इंग्लिश अल्फाबेट्स के हिसाब से अगले लेटर से क्या करें? इंटरचेंज कर दे। तो करो ना यार जल्दी से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? COT के बाद क्या आता है? U, IVZ, PEB हो जाएगा, FO क्या होगा भाई? Y हो जाएगा, और MRV हो जाएगा। क्या बोला गया था यहाँ पे? कि इंग्लिश अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज, जो इस पूरी कहानी में तीसरा जो लेटर है उसके बाद वाले लेटर से उसको इंटरचेंज करेंगे, ठीक है ना। समझ में आई बात आपको? जैसे बोला गया है कि लास्ट में जो भी लेटर आएगा थर्ड, उसके बाद जो लेटर आता है इंग्लिश अल्फाबेट्स में, उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर दे। तो कितने शब्दों में स्वर एक से ज्यादा बार दिखाई देंगे? कितने ऐसे वर्ड हैं जिनमें एक से ज्यादा बार आपको वॉवल्स दिखाई देंगे? तो यहाँ पे देखो 2 वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं, एक मिल गया, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, और इसमें एक है। मतलब एक ऐसा वर्ड बन के आएगा जिसमें आपको देखो एक से ज्यादा वॉवल्स दिखाई देंगे। तो आंसर आएगा इसका क्या? 1। एक ऐसा वर्ड आएगा जिसमें एक से ज्यादा बार क्या दिखाई देंगे? वॉवल दिखाई देंगे। और ये आपके लिए काफी आसान सा क्वेश्चन था जिसको आपने आसानी से कर लिया, ठीक है। बस आपको ऊपर के इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन फिर इसी सीरीज से पूछा गया था। क्या बोला गया था भाई? कि इफ ऑल द वर्ड्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। चलो अरेंज करो जरा। COT, तो सबसे पहले इसमें C ही आएगा, फिर O आएगा, फिर T आएगा। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज है भाई। IVY यहाँ कर लेता हूँ। COT तो ठीक है। IV और Y की बात करूँ तो ये भी तो अल्फाबेटिक अरेंज है। I के बाद V के बाद कौन आएगा? Y आ जाएगा। PEA किसको अरेंज करोगे तो AEP आ जाएगा, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। FOX की बात करें तो F के बाद यहाँ पे O आने वाला है, और X, ये तो बिल्कुल ठीक है। और MRU की बात करें तो ये भी बिल्कुल अपनी जगह पे अरेंज है। तो लेटर जो है वो लेफ्ट से राइट अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करने के बाद क्या पूछा गया? विच वर्ड विल अपीयर फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो लेफ्ट से चौथा शब्द कौन से आएगा? 1 2 3 4, आंसर इज फॉक्स ही आएगा भाई, वो तो अपनी जगह पे ही है, शब्द तो वही रहने वाला है, ठीक है ना। अच्छा एक सेकेंड,
इफ ऑल द वर्ड्स आर बोला गया भाई, सॉरी चाहूंगा यहाँ पे, माफी चाहूंगा, इफ ऑल द वर्ड्स बोला गया यहाँ पे कि सारे के सारे शब्दों को अरेंज करना। देखो एक छोटी मिस्टेक यहाँ पे कैसे हो गई, शब्द और लेटर दो अलग अलग चीजें होती हैं। वर्ड्स बोला जाएगा तो ये पूरा वर्ड है, और अगर लेटर बोला जाएगा तो ये लेटर है। तो यहाँ पे इसको ऐसे अरेंज नहीं करना, सारे वर्ड्स को अरेंज करना है डिक्शनरी के हिसाब से लेफ्ट से राइट। तो ठीक है ना यार, सबसे पहले तो इसमें सी वाला ही आएगा, सी आ जाएगा, COT आ जाएगा, सी के बाद देखो इसमें एफ वाला आएगा तो FOX आ जाएगा। उसके बाद देखो ध्यान से थर्ड पे आ जाने वाला आपका IVY, हालांकि आपसे फोर्थ ही पूछा गया है। तो आई के बाद आपको क्या दिखेगा, MRU दिख जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा MRU। और लास्ट में तुम्हारा आने वाला है कौन सा, PEA। एक छोटी सी मिस्टेक आपका एक नंबर गंवा सकती है, ध्यान रखना आप वहां पे। तो आपका लेफ्ट से फोर्थ पूछा गया, तो अब आपका MRU दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पे MRU फर्स्ट में, और हमने एक छोटी मिस्टेक करी तो हमारा क्वेश्चन कितना बदल गया, जो आंसर आया वो ऑप्शन में था। तो ये मिस्टेक ध्यान रखना कि अगर ऊपर में क्या बोला गया है, वर्ड्स, तो इस पूरे को देखना है, और अगर बोला गया कि ईच लेटर ऑफ द वर्ड्स, तो इस शब्द के सारे लेटर्स को देखना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें लेफ्ट से फोर्थ हमारा आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन भी इसी से बना के दिया गया, मतलब देखो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे भर के आपको दिए गए जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला गया भाई कि ऑल द लेटर्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज। अच्छा जी, सारे लेटर्स को पढ़ लो, यहाँ पे सारे लेटर्स को अरेंज कर दें। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, विद इन ईच वर्ड देन हाउ मेनी वर्ड्स वॉवल विल अपीयर इन एट सेकेंड पोजीशन। क्या बोला गया है, तो कितने शब्दों में वॉवल जो है वो दूसरी पोजीशन पे आ जाएगा। तो जरा मैं काम करता हूं, वही चीज तो मैं कर लेता हूं यहाँ पे। ये देखो मैंने किया था अभी थोड़ी देर पहले, वही चीज तो की थी, सारे शब्दों को उनके अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, ठीक है। MRU, ये देखो यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे मैंने वही तो करा था कि COT में सारे लेटर्स को अरेंज किया था इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से, पहले C आएगा फिर O फिर T। IVY की बात करें तो वो तो अपनी जगह पे सारे कुछ अरेंज ही थे। AEP देखो PEA था तो उसको AEP छोटे से बड़े में किया था। फॉक्स में सब अरेंज थे ही थे, और MRU में भी सारे के सारे अरेंज थे। तो क्या पूछा गया है, कितने शब्द में कितने वर्ड्स में वॉवल दूसरी पोजीशन पे आएगा। तो यहाँ देखो वॉवल आ रहा, यहाँ देखो वॉवल आ रहा, और यहाँ देखो वॉवल आ रहा। तो कितने ऐसे वर्ड हैं भाई, 3 ऐसे वर्ड हैं जिसमें वॉवल सेकंड पोजीशन पे आ जा रहा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, ये आपको भी पता चल चुका है, ठीक है ना भाई। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। तो एक बार आप चीजें बनाते हो तो आपके सामने देखो कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या बोला गया भाई, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड एंड द थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड एंड द राइट एंड। मतलब ये क्या बोला गया समझना जरा सा। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर, लेटर्स वर्ड बोला गया, इसको नोटिस करना। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड। बेटा लेफ्ट से सेकेंड वर्ड ढूंढो कौन सा आएगा, लेफ्ट से सेकेंड वर्ड आपका IVY है। इस IVY देखो बाएं से दूसरा शब्द, उसने बोला है क्वेश्चन में कि बाएं से दूसरे शब्द का फर्स्ट लेटर क्या होगा। पहले देखो जरा सा, फर्स्ट लेटर ऑफ सेकेंड वर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो फर्स्ट लेटर कौन होगा, I होगा। उसको लिख लेते हैं भाई, I को लिख लो यहाँ पे, I होगा। और थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम राइट हैंड, तो राइट से तीसरा शब्द कौन सा होगा, 1 2 और 3 PEA होगा भाई। तीसरा शब्द राइट से हो जाएगा PEA। इसका कौन सा लेटर भाई, थर्ड लेटर। तो इसका थर्ड लेटर कौन होने वाला है, A होने वाला है। थर्ड लेटर कौन सा हो गया, A हो गया। इनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार कितने लेटर होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं A से I इधर कर देता हूं, A से I के बीच में लेटर गिनूं तो गिनो जरा, तो B C D E F G H कितने हो जाएंगे, गिनो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इनके बीच में कुल अक्षरों की संख्या जो होगी वो 7 हो जाएगी। समझ में आया। उन्होंने बोला है कि इस पूरी सीरीज में अगर इफ हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज बिटवीन द फर्स्ट लेटर ऑफ द सेकेंड वर्ड, तो भाई आगे से दूसरा शब्द IVY था जिसका फर्स्ट लेटर कौन था, I था। एंड थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड राइट से 1 2 3 PEA था, इसका थर्ड लेटर कौन होगा, A होगा।
तो भाई इनके बीच में कुल अंग्रेजी के कितने लेटर होंगे, तो आप सिंपल इनको गिन के आपने काउंट करके आंसर दे दिया। तो याद रखना, छोटा सा लेकिन घुमा देने वाला क्वेश्चन ये आपका था, और जिसमें आपने उम्मीद है कि समझ में आया होगा और इसको ऐसे क्वेश्चन को परफॉर्म आप प्रॉपर कर पाएंगे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन यहाँ पे फिर से एक सीरीज का ही पूछा गया लेकिन अलग तरीके से। क्या बोला गया, देखो जरा पढ़ो इसको, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इफ इन द नंबर्स, एक नंबर दिया गया, मैं यहां पे इसको लिखना चाहूंगा, नंबर है 3598 2476 2476, ठीक है। क्या बोला गया, इस पूरी श्रृंखला में अगर सब में 1 इज एडेड टू द इवन डिजिट, यहां पे मैं लिख लेता हूं इसको भाई, कि जितने भी इवन डिजिट हैं, इवन वाले में +1 कर दो, एंड 2 इज सबस्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑड डिजिट, भाई ऑड वाले में 2 माइनस कर दो, ठीक है। देन विच डिजिट विल नॉट अपीयर ट्वाइस इन द नंबर थस ऑब्टेन्स, मतलब वो सब बात की बात है, पर ये करके देख लो। पहला काम ये करके देखो कि ऑड में -2 करो, तो इसमें -2 करेंगे बेटा तो 1 आ जाएगा, इसमें -2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसमें -2 करेंगे तो 7 आ जाएगा, इवन में +1 करो तो 9 आ जाएगा, +1 करो तो 3, +1 करो तो 5, -2 करो तो 5 और +1 करो तो 7। ये देखो मैंने नंबर्स ला दिए यहाँ पे। तो क्या बोला गया भाई, कितनी ऐसी संख्या है, कितने ऐसे अंक हैं, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या में कौन सा अंक 2 बार नहीं आएगा, कौन सा ऐसा नंबर है जो 2 बार नहीं आ रहा भाई। देखो जरा, 1 एक ही बार आया तो 1 ले लिया हमने, 3 देखो 2 बार आया, इसको नहीं ले सकते, 7 2 बार आया नहीं ले सकते, 9 एक बार आया भाई, और 5 भी 2 बार आ चुका है, 5 भी 2 बार आ चुका है। तो आंसर आएगा 1 और 9। 2 ऐसे नंबर हैं जो क्या हुआ है यहाँ पर आपका, क्या हुए, रिपीट नहीं हुए हैं, सिर्फ वो सिंगल टर्म्स में आ चुके हैं, ठीक है। आसान सा दिखने वाला एक और अच्छा क्वेश्चन था। क्लर्क लेवल पे ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं जहाँ पे आपको टाइम का थोड़ा सा रहता है कि टाइम आप किस तरह से उसको मैनेज करते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ठीक है भाई। लेट्स सी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई, और आपको ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो भी देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, 6 लोग हैं भाई, 6 लोग हैं जो कि इनके नाम आपको दे दिए गए हैं, जो कि 7 से 12। भाई यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें आपका मंथ वाला पजल दिया गया, मंथ वाला पजल दिया गया है, जो कि क्या करते हैं, अलग अलग इवेंट में जाते हैं, और वो इवेंट टाइमिंग है 7 से 12। महीने कौन कौन से भाई, जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीने के 2 अलग अलग तारीख में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको बनाता हूं यहां पे, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये देखो यहां पे बना दे रहा हूं मैं, ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। और जाहिर सी बात है हर महीनों में 2 डेट्स हैं, तो आप 2 डेट्स लिख लीजिए ऐसे, ठीक है, ऐसे 2 तारीख लिख लीजिए। सिमिलरली यहाँ पे ये देखिए 2 तारीख हो गई आपकी। अब एक काम जो आपको हमेशा करना है, कभी भी मंथ वाले क्वेश्चन लिखे तो उनके डेट्स लिखिए, टोटल डेज कितने आते हैं। ये 31 का होगा या 28 मान लीजिए, और इसको भी 31 लेके चलेंगे, ठीक है ना, ये 31 हो गया। अब जरा एक काम करें, 2 तारीख कौन कौन सी है, एक 7 और एक 12, जरा इसको लिख लेते हैं। तारीख बेटा एक 7 है और एक 12 है, एक 7 और एक 12 है, 7 और 12 है, ये लिख लिया यहाँ पे, 7 और 12, 7, 12, 7 और 12, ठीक है। ये 2 तारीख वाला डेटा हमारा हो चुका है। अब जरा पढ़ते हैं इसमें क्या बोला गया था इसमें, कि जो डी है ना, डी का जो इवेंट पड़ रहा, ठीक है, डी का जो इवेंट है वो इवन नंबर वाली डेट पे है, वो भी 31 के महीने में। तो 31 का महीना और इवन नंबर डेट जरा ढूंढ लो कहाँ पे दिखाई दे रहा। तो एक तो देखो 31 का महीना, इवन डेट डी यहाँ हो जाएगा, ठीक है, ये जो डी है वो यहाँ हो जाएगा, और एक तो तुम्हारा 31 का महीना, इवन डेट यहाँ पे देखो ये हो जाएगा डी के लिए ये वाला पोजीशन। भाई जनवरी का महीना 31 का, इवन डेट मतलब 12 हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या बोलता है कि द नंबर ऑफ पर्सन हैविंग बिफोर डी इज सेम एज अ नंबर ऑफ पर्सन हैव आफ्टर ए, मतलब डी के जितने लोग पहले हैं उतने ए के बाद हैं। तो इसमें डी के पहले कितने लोग आ रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5, तो ए के बाद भी कितने होंगे, 5, ये ए हो गया, उसके बाद 1 2 3 4 5 हो गया। सिमिलरली डी के बाद इसमें, डी के पहले कितने लोग हैं, 1, तो ए के बाद भी 1 लोग होंगे, तो ए के बाद भी 1 लोग होंगे। क्वेश्चन हमारा शुरू हो चुका है भाई। अच्छा, उसके बाद क्या बोला गया, उसके बाद क्या बोला गया, 1 पर्सन बिटवीन ए एंड सी। भाई ए और सी के बीच में 1 लोग होंगे, तो अगर ए यहाँ पे है तो 1 छोड़ के इसमें सी यहाँ हो जाएगा, और इसमें अगर ए यहाँ है तो नीचे तो हो नहीं सकता, तो 1 छोड़ के सी की पोजीशन यहाँ आ जाएगी फरवरी के 7 महीने में, ठीक है, 7 वाली तारीख में।
फिर क्या बोला गया, एफ का जो इवेंट है वो सी के पहले होने वाला। भाई सी के पहले अगर एफ आएगा तो एफ तो यहीं आ जाएगा इसमें, और इसमें एफ यहां आ जाएगा। सी के पहले मतलब तुरंत पहले भी हो सकता है और पहले कभी भी हो सकता है। ये दो केस बिल्कुल चल रहे हैं साथ साथ। भाई बी का इवेंट है ई के जस्ट बाद, ठीक है, सॉरी क्या बोला गया था इसमें, जरा पढ़ लो उसको, कि जो बी का इवेंट है जस्ट बिफोर ई है, मतलब ई के जस्ट पहले बी का इवेंट है, मतलब ये दोनों एक साथ चाहिए मुझे, और एक साथ जगह इसमें कहीं दिख रही क्या, नहीं दिख रही, मतलब ये केस गलत हो जाएगा। और यहाँ पे कौन होगा, ई के जस्ट पहले हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है भाई। कौन किस महीने में आ रहा है, प्रॉपर डिटेल में। देखो पजल ऐसे वाले क्वेश्चन के ऐसे ही करेंगे, और क्लर्क का लेवल बहुत सिंपल रहता है, तो आप आराम से बना लोगे। चलो जरा इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि बी के पहले कितने व्यक्तियों का कार्यक्रम है, या कि हाउ मेनी पर्संस हैव इवेंट बिफोर बी। देखो बी के पहले कितने लोग आ रहे हैं, तो बी के पहले गिनो 1 2 और 3, 3 लोग आ रहे हैं भाई बी के पहले। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 3। 3 लोग हैं जिनका इवेंट होता है बी के पहले। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, 5 नंबर दे जाएगा। चलो जरा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि किसके पास डी के ठीक बाद कार्यक्रम है, या कहा जाए कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज इवेंट जस्ट आफ्टर डी। डी के जस्ट बाद क्या है भाई, देखो जरा, डी के जस्ट बाद, तो आप देखेंगे डी के बाद तो कोई है ही नहीं इवेंट किसी का, मतलब कोई इवेंट नहीं है। यहाँ पे नन आंसर आना चाहिए। अब नन ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर आप लगाओगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। समझ में ये बात आपको, असली आंसर इसका क्या है, कोई नहीं, नन। नन ऑफ दीज अलग होता है, नन अलग होता है। नन का मतलब डी के बाद कोई है ही नहीं इवेंट, अब वो ऑप्शन में नहीं था इसलिए नन ऑफ दीज हमने लगा दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या भाई, नेक्स्ट, एफ और डी के बीच में कितने व्यक्तियों का इवेंट हुआ है। ठीक है, एफ और डी के बीच में कितने व्यक्तियों का इवेंट हुआ है। एफ और डी के बीच में देखो, एफ ये रहा और डी ये रहा, तो आप नोटिस करेंगे एफ और डी के बीच में कितने का इवेंट आ रहा, तो 1 2 एंड 3, 3 लोगों का इवेंट आ रहा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, 3 आ जाएगा। एफ और डी के बीच में 3 इवेंट होते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट, अच्छा सॉरी, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें इसमें आगे क्या बोला गया भाई, आपके सामने देखो एक चीज नोटिस करना आप लोग, एक बार पजल बनी तो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ई हैज इवेंट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट, ई की तारीख बताना है को, ई का इवेंट किस तारीख में हुआ। तो आप नोटिस करेंगे ई का जो इवेंट हुआ है, ठीक है, ई का जो इवेंट हुआ है वो मार्च की 7 तारीख में हुआ है। आप नोटिस करेंगे ई का जो इवेंट हुआ है वो मार्च की 7 तारीख को ई का इवेंट हुआ है, मार्च की 7 तारीख को। तो ऑप्शन में 7 मार्च कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा। तो आप एक बार क्वेश्चन बनाते हो तो आपके सारे आंसर्स बहुत ज़्यादा सही हो जाते हैं। ठीक है, चलिए वो क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आपके 5 क्वेश्चन थे किससे भाई, आपके पजल में, और पजल में भी किससे भाई, जब हमारे मंथ और डेट वाली क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 वेरिएबल के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, आपसे क्या बोला गया कि इनमें से कोई एक जो है वो ऑब्वियस सी बात है, उसी में बोला गया इनमें से कोई एक ऐसा है जो क्या है, अलग है, बाकी 4 एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो यार ऑब्वियस सी बात है, ये जरा अलग कैसे देख रहे हैं, जरा ऑप्शन से आप चेक करो। ए और एफ की बात अगर करेंगे हम, तो ए और एफ तो एक जैसे दिखाई दे रहे हैं भाई, एक ही महीने के 2 ये अलग अलग डेट्स के इवेंट हैं। तो ए और एफ यहां पर हो गया एक साथ। ई और एफ की बात करो तो देखो ई और एफ अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि ये एक साथ है, बाकी सब अलग अलग होंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। जरा एफ और सी चेक करो, एफ और सी ये भी देखो यहाँ पे नोटिस करो, अलग अलग डेट्स हैं। एफ जनवरी का है, सी फरवरी का है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर ई और बी की बात करें तो ई और बी की बात करें तो अलग अलग डेट्स हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा। और सी और डी की बात करें तो सी और डी की बात करें, सी इधर है, डी इधर है, ये भी अलग अलग हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला जुला के 3 जो हैं, 4 जो हैं वो एक जैसे अलग अलग हैं। ए और एफ एकमात्र ऐसा पेयर है जो क्या है, एक ही महीने की 2 डेट्स के साथ दिया गया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए और एफ, क्योंकि यही एक अलग है, बाकी सारे सिमिलरली कहीं ना कहीं एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो पजल से 5 क्वेश्चन आपके आसानी के साथ आप बना सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की कहानी के साथ। और लास्ट क्वेश्चन जो आया था वो बहुत ही अलग तरीके का सिंपल सा क्वेश्चन था कि इनमें कोई एक अलग है, अलग मतलब किसी न किसी तरीके से वो जो अलग है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। आर यू वाई, अगर जरा ध्यान दो तो आर यू वाई का आपस में रिलेशन क्या दिख रहा, अगर आप नोटिस करेंगे, या एस क्यू ओ, अगर आपने इनको नोटिस किया होगा तो देखो यहां से अगर बात करें तो क्यू से एस का डिफरेंस अगर लेके चलें आप, किसका, क्यू से एस का, तो यहां पे एस से क्यू जाएंगे तो -2 जा रहा, और क्यू से ओ भी -2 जा रहा।
यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है, आर से क्यू की तरफ जाएंगे तो आर के बाद क्या होगा भाई, +3 पे यू मिल रहा, और यू के बाद वी डब्ल्यू वाई, यहां पे भी +3 हो रहा, ठीक है। यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ +4 हो रहा है बेटा, यहाँ पर +4 हो रहा है, यहाँ पे, और यहाँ पे -2 ओ एम के जरा चेक कर लो। अगर ओ एम के की बात करेंगे तो ओ एम और के, क्या इनमें भी यही रूल लग रहा है, इन दोनों में से कोई एक लगेगा, तो ओ से एम जाएंगे, ओ से अगर एम की तरफ आप जा रहे हैं तो -2 जा रहा है भाई, और m से k की तरफ जा रहे हैं तो भी -2 जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक बात क्लियर हो गई कि सब में -2 का लॉजिक चल रहा है, इसमें सभी में -2 का लॉजिक चल रहा है, -2 एक्सेप्ट दिस। तो जो हमारा अलग है वो आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आप इसमें भी देखेंगे f से d जाएंगे तो -2, d से b जाएंगे -2, y से w जाएंगे -2, और w से u जाएंगे तो भी -2 हो रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। आई विश आपको ये समझ में आया होगा। ये 40 क्वेश्चन आपके कैसे बन गए आपने नोटिस किया होगा, और क्लर्क का लेवल शायद इसीलिए बहुत इजी दिया गया था और पेपर का कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया था। तो इस बार की उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है कि इस बार भी पेपर का लेवल बहुत हाई फाई तो नहीं आएगा, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आसानी के साथ बन जाएंगे, ठीक है ना। आप बस प्रैक्टिस करते रहना और हमसे प्रॉपर जुड़े रहना। क्यों? क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, अभी मैं एक्सपेक्टेड पेपर्स भी लेके आऊंगा जो मॉडल पेपर के फॉर्म में होंगे, तो आप उनको जरूर देखिएगा और प्रैक्टिस बरकरार रखना। चलने से पहले अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो सेशन, हमारी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है। आपको हम जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जितने भी, सब कुछ फ्री में पढ़ाएंगे, प्री मेंस सारा कुछ फ्री पढ़ाएंगे, कहीं कोई कोचिंग वोचिंग जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ। थैंक यू एंड जय हिंद।